अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदील इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेनेट की गहमा गहमी है और सेनेट के हवाले से मैं आज का आगाज़ करूँगा और कुछ अहम बातें मैं आज बताऊँगा और कुछ अगले दिन पर रखते हैं। ऐवान बाला कानून साज इदारा, ऐवान ज़ेरी से ऊपर अहम बातें करता हूँ सेनेट की, जिनकी वजह से ये इंतखाब के नताइज हैरान कुन आते हैं। सॉरी। सबसे पहली बात, इस इंतखाब में इंतखाबी निशान नहीं होता। दूसरी बात, सेनेट और ऐवान ज़ेरी में ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि सेनेट तहलील नहीं हो सकता। तीसरी और अहम बात, वाहद काबिल इंतकाल वोट, जिसे STV यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहते हैं। ये एक बरतानवी रियाजीदान का दरियाफ्त किया तरीक़ाकार है जिसका नाम है थॉमस रॉबर्ट हिल। ये तरीका बहुत सारे ममालिक ने अपनाया। इस तरीक़ाकार में भी कभी कभी वोटर वोट देकर भी ये नहीं जान पाता कि जिसे उसने वोट दिया था उसके अलावा उसे भी इस वोट का फ़ायदा दे गया वो शख्स जिसे उसने वोट देने का सोचा भी नहीं था। इंशाअल्लाह कल इस पर भी कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बरतानिया का ऐवान बाला दारुल उमरा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है, इसीलिए मुकाबला अशराफिया और अमीर तबका का होगा। अभी मैं बस यही कहूँगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और मुनव्वर खान गाफिल के ये अल्फाज भी ज़रूर कहूँगा कि हक़ के मेहनत इन गरीबों का समझते घर अमीर, अपने रहने का मकान दे डालते मजदूर को। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं और दोनों शख्सियात का ताल्लुक़ सहाफ़त से है, तवील अरसा से मुंसलिक हैं, इन शोबों से हम जहज शख्सियत हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उनका भी सहाफ़त का तजर्बा तकरीबन ये तजर्बे की तवालत कई दहाइयों पर मबनी है। सहाफ़ी और तजिया कार जनाब नईम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जानता हूँ मसरूफियत है, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। मैं नाज़रीन दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने रख दूँ। उनका भी अच्छा खासा तजर्बा है सहाफ़त के हवाले से, शोबा सहाफ़त में वो मुंसलिक हैं, बल्कि उनके बारे में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे मुख्तसर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ शॉर्ट तारफ़ आपके सामने रखता हूँ कि एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे के शोबा उर्दू के वो साबिक हेड भी रहे और पाकिस्तान के एक निजी चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे। इसके अलावा सहाफ़त के हवाले से बहुत सारे उन्होंने संगे मील अबूर किए, बहुत तजर्बा, और उनकी भी तजर्बे की तवालत कई सालों पर मुहित है और कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ इस वक्त वाशिंगटन से ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ सर। वालेकुम अस्सलाम राना साहब। सर आपकी शिरकत वक्त और तजिए का भी शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है वो है सुप्रीम कोर्ट की राय और वो है सेनेट के हवाले से, लेकिन मैं पहले ज़रा जाऊँगा नईम सिद्दीकी साहब की जानब। सिद्दीकी साहब, मैं आपके सामने वो ज़रा शाह सुर्खियाँ रख दूँ जो अखबारात की जीनत बनी है। सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन शफाफ सेनेट इंतखाबात के लिए इकदाम करे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सेनेट के लिए खुफिया वोटिंग, राजदारी हमेशा के लिए नहीं, शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। कैसे देख रहे हैं जी राय? जी बहुत शुक्रिया राना साहब। कल सुप्रीम कोर्ट की एक राय आई है बेसिकली, और चूँकि कल से तमाम चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर बहुत डिस्कस हो रहा है, तो हम भी जो आज बात करेंगे वो उसी लोगों की राय के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि फैसला चूँकि सुप्रीम कोर्ट का है तो कोई ऐसी बात ना हो जिससे अदालत अदलिया के फैसले के बारे में मैं एक वादे कर दूं, और हमारी जो भी राय है। और देखिए बात यह है कि अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें 4 जजेस ने एक राय दी है और एक जज साहब ने, फाजिल जज साहब ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा है। अब सूरत हाल आप देखें ये थी कि आर्टिकल 186 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रेफरेंस दायर किया जिसमें पूछा ये गया कि क्या इलेक्शन जो हैं सेनेट के इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत हो सकते हैं
यानी कि सीक्रेट बैलेट। 226 क्या है, जिसमें सीक्रेट बैलेट है। अब इसमें मैं कल बहुत कानूनदानों की राय सुन रहा था, पाकिस्तान के जो नामवर है उन्होंने ये कहा कि इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल क्लियर है कि जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 226 के तहत होने चाहिए। अब ये एक बात तय होगी क्योंकि वो एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक फैसला जो 1967 का एक डिसीजन था उसका रेफरेंस दे दिया। उसके अलावा इस चूँकि 1967 में तो अभी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया ही नहीं था। अब वो इस पर डिपेंड करता था कि कोई आदमी या हैंडीकैप है या अंधा है या वो इनकैपेसिटेटिव है, अपना वोट खुद नहीं डाल सकता, तो उस वक्त एक यही वोट चैलेंज होता है। वो तो बिसाइड द पॉइंट है, लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि आर्टिकल 226 के तहत ही इलेक्शन होगी, तो यहाँ तक तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जब उसमें दो चीज़ें ऐड होगी, जिसमें आर्टिकल 222 और 218(3), 222 और 218(3) का जिक्र हो गया, और उसमें ये भी जिक्र हो गया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो ईमानदाराना, मुनसफ़ाना और शफाफ अंदाज में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए, और इलेक्शन का फ़र्ज़ है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि आर्टिकल 222 के तहत मिलने वाले मैंडेट को पूरा करने के लिए तमाम ज़रूरी इख्तियारात ज़रूरी इक़दाम उठाए, और यही आईने पार्लियामेंट को भी इंतखाबी मामलात में कानून साजी का इख्तियार देता है। अब ये एक राय के साथ एक इंस्ट्रक्शंस भी आ गई। जब इंस्ट्रक्शंस आ गई तो अब तमाम इदारे जो है ना वो अब तमाम सियासी जमातें उसको अपने अपने तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अटॉर्नी जनरल का जो बयान है वो अपने तरीके से हो रहा है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब अगर बात यहाँ तक होती कि हाँ सीक्रेट बैलेट के तहत हो जाता तो बात ख़त्म हो जाती, आगे चीज़ जाती ना, और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार मिल जाता कि आप इलेक्शन अपने जो आर्टिकल कानून में जो आपके लिए दिया गया है उसके मुताबिक इलेक्शन करें, और इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इज़ ऑटोनमस एंड पावरफुल बॉडी टू होल्ड एनी इलेक्शन। अब यहाँ आगे सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो गई है कि अब जब वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो जैसे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी आप बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो बारकोड लगाएं, आप उसके ऊपर सीरियल नंबर लगाएं। भाई अभी 24 घंटे तो रह गए, 24, अब बैलेट पेपर तो कब के छप गए होंगे। अब ये भी बात आई कि जी अगर यही करना है तो हर बैलेट पेपर के ऊपर वो कैंडिडेट जो है जो वोट डाल रहा है उसकी तस्वीर भी लगा दें। तो ये वो सारे कुछ पेचीदगियां हैं, नहीं, कन्फ्यूजन्स हैं, कन्फ्यूजन हैं। अब उनको इंटरप्रेट कैसे होगा, एक दिन में ये सारी चीजें कैसे होंगी, फिर अभी फैसला महदूद है, बल्कि बहुत महदूद है। ये बात करना चाहूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा फैज साहब के पास कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस पर कोई कतगन नहीं होता, यही अहमियत है सुप्रीम कोर्ट की राय की, और राय दे दी गई, उस पर कोई कतगन नहीं है। अब पहली बात तो ये कि बॉल है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। जी। दूसरा ये दौरानिया है, महदूद दौरानिया, देखें कि वो क्या सूरत हो सकती है। एग्जैक्टली। चले मैं जरा फैज साहब से भी पूछता हूँ। फैज रहमान साहब, कल राय दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और वो हेडलाइंस में आपके सामने रख देता हूँ। सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सेनेट के लिए खुफिया वोटिंग, राजदारी हमेशा के लिए नहीं, शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। बल्कि मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, करप्शन के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेनेट इंतखाब खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। ये सदारती रेफरेंस पर राय है सुप्रीम कोर्ट की, कैसे देख रहे हैं? कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ सुथरे भी नहीं सामने आते। और फिर उसके बाद एक और भी है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे। या और एक इंग्लिश में एक महावरतन कहा जाता है, टू आस्क फॉर अ यूनिकॉर्न, कि एक ऐसी चीज जिसका वजूद ही ना हो उसकी तमन्ना की जाए। तो अब ये देखिए वही बातें हैं जो काफ़ी इसमें एक मसलहत आमेज़ फ़ैसला है, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोशिश ये की गई है कि हर एक को कुछ ना कुछ अपनी फ़तेह का जश्न मनाने का मौका दे दिया जाए।
और इसमें जो असल जो एक इम्तिहान है, जैसे कि अभी हमारे सिद्दीकी साहब ने भी फरमाया, क्योंकि इसमें ज़ाहिर देखिए मज़ीद कुछ कहने की तो गुंजाइश नहीं है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। फिर सिद्दीकी साहब ने बड़ा अच्छा उसका अहाता कर दिया तमाम आर्टिकल्स का देख के। तो उसमें जो असल अब इम्तिहान है वो है ईसीपी का, और इसमें कोई शक नहीं कि ये वो मौका है कि आज पाकिस्तान में ईसीपी जो भी एक्शन लेगी उससे जमहूरियत इस्टेब्लिश होगी, या जमहूरियत को एक बार फिर एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा। और ये सीपी का एक्शन आज वो होगा जो जो हमारे बड़े बड़े जो फैसले हुए हैं, अदालती फैसले और ईसीपी के जो फैसले हुए उसमें उनका जिक्र आएगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी बात मैं सिद्दीकी साहब की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। जो 1967 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्होंने जो उसका तनाजुर बिल्कुल सही पेश किया कि वो जो फैसला था 1967 का, वो एक उसका तनाजुर, उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो डिफरेंट था, और ज़ाहिर है कि ये एक डिफरेंट, और ये तो आइन भी डिफरेंट है। लेकिन आप देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो अमूमन दूसरे ममालिक के दसातीर, उनके आइनों की भी नज़ीर पेश करते हैं। बाज़ बहुत पुराने पुराने फैसले भी पेश किए जाते हैं। तो इसमें मैं ये अगेन मैं कोई वकील नहीं हूँ, ना अपने आप को माहिर कानून समझता हूँ, और ना सही। उस पर कोई एक मुस्तनद राय देने के लिए अपने आप को अहल समझता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये इस फैसले में उस तनाजुर का भी जिक्र करना चाहिए था जो कि सिद्दीकी साहब ने जैसे कि फरमाया। अच्छा, अब मेरी एक आम आदमी की हैसियत से मैंने जो फैसला पढ़ा है वो, एक तो मैंने अपने अशार के जरिए कुछ, आपको मेरे अशार नहीं है बिल्कुल। जो बड़े जबान इंतखाब ज़द-ए-आम तो अशार जरूर है हैं ना ये, आपका। उनके 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 तहत आपको कुछ बता दिया, उनके ज़रिए कुछ अपना माफ़ी ज़मीर बताने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी बात यह है, देखिए जब इलेक्शंस अगर 280 अपने उसके बाकायदा आइन के तहत हो रहे हैं, कानून के तहत हो रहे हैं, तो उसमें कोई शक नहीं कि इसको सीक्रेट होना चाहिए। अच्छा, फिर जो उन्होंने वो बातें जो की हैं कि उसको साफ शफाफ, करप्शन से आरी और पूरी ईमानदारी के से, इसमें कोई शक नहीं। और उम्मीद ये की जाती है कि इससे पहले जो इलेक्शंस हुए होंगे वो भी इसी तरह से हुए होंगे, उसी शफाफियत से, उसी ईमानदारी से, उसी साफ सुथरे अंदाज से। अच्छा, इसके बाद अब उन्होंने जो बात की कि इसको, ये सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा, अब इसमें यह है कि मेरा जो मौक़िफ़ है, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है उसको साफ शफाफ बनाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये जो सीक्रेसी को, यानी राजदारी या खुफियापन उन बैलेट्स का, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स नॉट एब्सोल्यूट एंड इट्स नॉट इटर्नल। उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया कि कल ही इसका अंदाज़ा कर लिया जाए कि इलेक्शंस होते हैं और दूसरे दिन आपके पास लोगों के पास एक्सेस हो, मालूम हो जाए कि ये बैलेट किसने किसको किसके लिए कास्ट किया था। सही। वो तारीख के किसी मोड़ पर वो काम हो सकता है, ज़ाहिर है चीज़ें बाहर आ जाती हैं। आपको मालूम है कि बिल्कुल। इवन जो बहुत ही एक्सट्रीमली क्लासिफाइड, हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद सीक्रेट नहीं रहते। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनका एक इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो दुरुस्त है। लेकिन चूंकि हुक्मरान पार्टी और खुसूसन हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने इसमें बड़ी महारत दिखाई है, जरूर बल्कि उनके मैं जो वो, अगर आप मुझे इजाज़त दे दूँ, वो हेडलाइन आपके सामने रख देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। देखते हैं बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है या सीरियल नंबर का। हुकूमत मकसद में कामयाब रही। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब, उनकी गुफ्तगू। देखिए, ये सिद्दीकी साहब ज़्यादा बेहतर इसको बताएंगे आपको, लेकिन अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि वज़ीर क़ानून में और अटॉर्नी जनरल में क्या फ़र्क होता है। वज़ीर क़ानून किसको रिप्रेजेंट करता है और अटॉर्नी जनरल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फ़र्क हमें मालूम होना चाहिए अवाम को। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने उस फ़र्क को काफ़ी मिटाने की कोशिश की है। उन्होंने 100% जो सरकारी एक पार्टी है उसके मौक़िफ़ को एम्पलीफाई करने की कोशिश की है, विच इज़ ओके, उनकी अपनी चले, मैं इंटरप्रिटेशन इस है। पे आगे लेकिन गुफ्तगू करता हूँ। पहले तो मैं सिद्दीकी साहब से ये पूछता हूँ कि जी अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा है जी कि जी। हुकूमत मकसद में कामयाब रही, और साथ में देखते हैं बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है या सीरियल नंबर का। अब कैसे देखिए देखते सर, हैं? जैसे मैंने पहले कहा और फैज़ जमान साहब भी बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब का काम है कोर्ट में हुकूमत को डिफेंड करना, सही। हुकूमत के मौक़िफ़ को जो है प्रेजेंट करना, और बेंच को ये बताना कि जो हुकूमत जो बात कर रही है उसका ये मकसद है, जिसमें वो कल मैं समझता हूँ नाकाम रहे।
अच्छा, अब वो से- ये कह रहे हैं कि वो कामयाब है नहीं, या हुकूमत अब कामयाब रही? सूरत हाल ये है कि ये जैसे अब एक ऐसी पिंग पोंग गेम शुरू हो गई है कि उधर राय आई है, फैसला आया है, दोनों पार्टियां इलेक्शन कमीशन चली गई हैं, शेख खाकान अब्बास साहब भी चले गए हैं, फवाद चौधरी साहब भी चले गए हैं, सब लोगों का अब प्रेशर टोटल, जैसे फैज़ रहमान साहब भी कह रहे मैं हैं, इस उसी वक्त तरफ फोकस जाऊंगा। पॉइंट जो है ना इस वक्त वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, मतलब आप ये बिल्कुल। कह लें कि न उनको ऐसी मुश्किल में डाल दिया गया है, वो ना पाए रफ्तार न जाए मानदन वाली लेकिन बात है। उसके हवाले से भी वक्त का दौरानिया तो शायद सुने, अब इजाजत देता है। एक 67 का फैसला ना, एक फैसला जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 1986 का भी एक फैसला है जो चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब का एक वो जो प्रेजेंट किया था, उसमें ये था कि सीक्रेट बैलेट जो है, वोटिंग सीक्रेट बैलेट से ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ वोट ऐसे थे जिसमें जो 1, 2, 3 में जैसे वोटिंग होती है ना, तो किसी ने 1 के ऊपर ONE1 लिख दिया, किसी ने फर्स्ट के ऊपर 1 और ST लगा दिया, किसी ने 1 करके उसके ऊपर गोल दायरा लगा दिया। तो ये केस गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, तो वहाँ जाके वो भी ये केस, वहाँ पे भी ये वोट सारे इनवैलिड हो गए, क्योंकि इनकी ओपन रिप्रेजेंटेशन होगी वोटों की, सीक्रेसी इसकी ख़त्म हो गई, तो वो वोट निकाल दिए गए। तो कहने का मकसद है कि फिर सीक्रेसी ऑफ बैलेट आर्टिकल 226 में जबकि लिखा हुआ है, और वोटिंग एक आदमी का किसी भी शख्स, आपने अगर किसी को वोट देना है, ये आपका फंडामेंटल राइट है ना, जिसको मर्जी वोट दें। और जो अभी अटॉर्नी जनरल साहब की बात, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र किया, तो उनसे पूछें कि इलेक्शन एक्ट 217 में करप्ट प्रैक्टिसेस की क्या डेफिनेशन है? क्या एक आदमी जो अपनी मर्जी से किसी और को वोट दे दे वो करप्ट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आता है? क्या कोई किसी को पैसे दे के वोट देता है, क्या वो प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आता है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका अहाता करना ज़रूरी है। फिर मैं कहता हूँ कि हम अदब को मद्देनज़र रखते हुए, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और जैसे अभी या अफरीदी साहब का जो एक बड़ा क्लियर कट नोट है कि वो कहते हैं कि ये काबिल समात ही नहीं है, लेट अस पुट इन दैट वे, कि मतलब इसमें देखिए ना, जो अपना इख्तिलाफी नोट किया, जब आप किसी भी ट्रिब्यूनल से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आप पॉइंट ऑफ लॉ पे डिस्कस होता है, बिल्कुल वहाँ पे फैक्ट्स पे बात नहीं हो रही होती। चलें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ सिद्दीकी साहब। ये बात तो हो गई, चलो अटॉर्नी जनरल ने जो भी कहा और जिस तरह फैसला उसको कह रहे हैं, मतलब एक लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो सियासतदानों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हाँ, वो असल तो सिलसिला ही उनका है, असल सिलसिला उनका है, उस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। और सबसे पहले बात करते हैं मरीम नवाज के ट्वीट की जी। पहले तो उस ट्वीट की तहरीर बता दूँ, कहती हैं खंबे नोश्ती खसियानी बिल्लियाँ टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं, और साथ में तशरीहन जो उनकी बातें हैं, हुक्मरान बैलेट पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं, आपके खिलाफ वोट देने वाले उम्मीदवार अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार। यही अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं तो यही जो मिसाक जमहूरियत हुआ था उसमें बात हुई थी कि ऊपर जो है शो ऑफ हैंड से वोटिंग होनी चाहिए। आज यही जो बातें हैं जिन्होंने पंजाब में बैठ के आपस में मुआहदा कर लिया और आपस में सीटें तकसीम कर ली, बड़ा अच्छा काम किया मैं समझता हूँ। फिर जब मुतनासिब नुमाइंदगी या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो वहाँ तो फिर जो पार्टी लीडर हैं उनको जाके कह देना चाहिए जी हमारे इतने मेंबर हैं और हमारी इतनी सीटें बनती हैं, उसको बैठ के सेटल कर लें। जब आप एक हक राय नहीं देते हैं किसी को, जैसे अभी आपने भी कहा कि उस बैलेट पेपर किसी की तस्वीर नहीं होती, कोई इंतखाबी निशान नहीं होता, और सबसे अहम बात यह है कि उसको बंदे को पता नहीं होता कि मेरा जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उसका बेनिफिट किसको जाएगा। मतलब मैंने एक वोट अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस को डाला है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद जो एडिशनल वोट्स हैं वो मुझे होते थे, मैं मुखालिफ को चले जाए जिसको मैंने वोट ही नहीं देना। अब ये जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो थॉमस रॉबर्ट हिल का जो पुलिया है उसके ऊपर कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर है, आम आदमी की समझ में ये बात नहीं आती थी, बट दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन दो चीज़ें, एक 67 का फैसला और 86 का फैसला, दोनों में आपको ये बता दिया है कि सीक्रेट बैलेट से वोट होगा तो वो वोट रिजेक्ट हो जाएंगे जिस पे कोई निशान होगा या कोई मार्क होगा या किसी की तस्वीर होगी या किसी के सिग्नेचर होंगे। अब आज जब आप कहते हैं कि जी वोट को कैसे आप बनाएंगे कि किस आदमी ने किसको वोट दिया है, और फिर आम आदमी भी जाके कल कोर्ट में कहेगी मैं देखना चाहता हूँ कि ए ने किसको वोट दिया है और सी ने किसको वोट दिया है, तो ये तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और आपकी जो आप एक अपने ज़मीर को जवाब दें, उसके बाद अपनी आवाम को भी जवाब दे जाएंगे, और उसके बाद एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसमें ये सियासत की बसात जो है ना वो लिपट जाएगी, मैं ये समझता हूँ। सही। मैं ज़रा फैज़ साहब का रुख करता हूँ। फैज़ साहब, अटॉर्नी जनरल के हवाले से तो आप खुद ही पहले बोल चुके, अपनी राय दे चुके, लेकिन मैं इसके बाद थोड़ा सियासतदानों की तरफ आता हूँ और उसी हवाले से मरीम नवाज जो कहती हैं
कि खंबे नोचती खसियानी बिल्लियाँ टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं, और साथ में कहती हैं कि जी हुक्मरान बैलेट पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं, आपके खिलाफ वोट देने वाले उम्मीदवार अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार हैं। कैसे देख रहे हैं जी इस बयान को? बड़ी यानी दलेरी से बयान तो दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि वो ज़ातियात के हवाले से अगर सोचा जाए या पार्टी के हवाले से सोचा जाए तो वो भी इसी के मिस्दाक हैं? राना साहब देखिए, अलमिया या हैरत इस बात पर नहीं है कि फैसला क्या आया है। असल जो रोना है वो इस बात का है कि आपको देखिए पूरी कौम इस वक्त, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में रहने वाले बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, इस वक्त सिर्फ एक नॉन इशू, बेसिकली आप देखिए इट्स ए नॉन इशू। ये कोई इतना मसला है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों के अपने बराह रास्त जो मफाद हैं उससे इनका ताल्लुक है। इसका अवाम की बेहतरी से, अवाम के साथ किसी इंसाफ या उनके साथ कोई रिलीफ मिलना, या महंगाई में कमी, या मुल्क का दिफा, या बाहर कोई फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज, या जो फतह में आपके साथ जो हो रहा है वो, यानी इस वक्त जो पाकिस्तान के जो इंतहाई बड़े बड़े मसाइल हैं उन सब को छोड़कर पूरी कौम, ठेले वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए लोग, वो सब सिर्फ इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं और मुँह शुगाफियाँ कर रहे हैं कि ये फैसला क्या हुआ है और इसका क्या असर होगा। मुझे आप ये बताइए कि वाकई क्या हम सब लोगों का वक्त ये इस कदर अर्जा हो गया है कि आज आप सिर्फ इस बात पर, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इट्स टोटल ये नॉन इशू। और जैसे कि हमारे जस्टिस आफरीदी साहब ने यही बात की कि ये तो नॉन इशू था, इसको आपको बगैर सुने इसको उसी वक्त वापस कर देना चाहिए था। लेकिन देखना ये है, मैं यहाँ पे एक बात कर दूं, बहुत सारे लोगों को इस बात से भी इख्तलाफ हो जाएगा, वरना कि आप जो बात कर रहे हैं कि इशू नॉन है, राय के बारे में ये जुमला नहीं बोला जा रहा, राय अपनी अहमियत रखती है और उसका ताल्लुक जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया और इलेक्शन कमीशन को वो राय दी गई है। अदरवाइज जो आप बात कर रहे हैं, और उस पर मैं जुमला एक जरूर बोलना चाहता हूं, बल्कि सिद्दीकी साहब से पहले भी ये डिस्कशन हो रही थी कि इलेक्शन जो है, मुकाबला जो है वो अशराफिया और अमीर तबके में है, और लाजम बात है अब जो भी कमेंट्स आएंगे, जो कुछ कहा जाएगा, जैसा भी होगा, वो सारे का सारा जो है अमीर तबके या अशराफिया के लिए, आम बंदे का तो अमल दखल है ही नहीं इसमें। जी हाँ, वही मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे आम लोगों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और इन्होंने एक ऐसा इशू खड़ा किया है जो कि एक सेटल्ड इशू था आइन में, कई सालों पहले, कई दहाइयों पहले ये तय कर दिया गया था और आज तक किसी को उठाने की तौफीक नहीं हुई थी। ठीक है, मिसाक़ जमहूरियत में आपने बाहर बैठ के तय किया था, लेकिन कभी उसको, जब आपको पावर मिली, जब आप ताकत में थे, जब आप इक़्तिदार में थे, तो आपने कुछ नहीं किया। तो ये एक सेटल्ड इशू था। इसको देखिए, इसके मुहर्रिकात देखना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। और ये एक डीपर स्टडी होगी, एक जो स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं, कि ये आखिर सदर साहब को क्या सूझी थी, क्यों ये फैसला किया गया, फिर ये जो फैसला आया है इसके क्या मुहर्रिकात थे। ये एक हमारे ये पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि आखिर एक सेटल्ड इशू को इस तरह से क्यों उठाया गया। एक ऐसी चीज़ जो कि जिसमें दोनों पार्टीज़ के फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं, क्यों उसको इतना बड़ा एक तनाज़ा बना दिया गया। और उसके बाद आप ये देखिए कि, तो मैं ही समझता हूँ कि इसमें असल में देखिए ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, लेकिन वो पार्टीज़ के स्टेक्स हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ और आपके सामने वो जुमले रखूंगा जिनका ज्यादा वावेला किया जा रहा है, और हैरत में मबनी है ये बातें कि आखिर ये क्यों। मैं जरा नई सिद्दीकी साहब से पूछ लूँ। सिद्दीकी साहब, उसके बाद मुलाकातें शुरू हो गई इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। पहले तो शफाफ इंतखाब कराने का लफ्ज़ मिशन इस्तेमाल किया गया, और उसके लिए मुलाकातें हैं। सरकार की जानिब से जो बातचीत हुई, शफकत महमूद और बाबर आवान, उनका ये कहना है कि दयानतदारी से इलेक्शन कराने का वो मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। एक मुतालबा, ये बड़ी ऐसी बातें हैं जो समझ से वाकई बाहर हैं, जैसे कि अभी तक नहीं हो या ये पहली बार होगा। दूसरा, फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा इदारों की मजबूती से मुल्क मुस्तहकम होगा। बड़ा कोई नयापन है इस जुमले में, मुझे समझ से बाहर। पिछले 40 साल से सुनते आ रहे हैं। ये दो मौक़िफ़ आपके सामने रखे हैं मैंने हुकूमत की जानिब से, दो मौक़िफ़ ज़रा अपोजिशन की जानिब से भी रख लूँ। खाकान अब्बासी साहब को तो ये लगता है कि सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस ही ना बनता, जिस तरह वो इख्तलाफी नोट का हिस्सा है। ठीक है, अब्बासी साहब हैं, क्योंकि वो वैसे तो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, दिग्गज किस्म के सियासतदान भी हैं, लेकिन अपोजिशन से रिलेट करते हैं। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है इंतखाब शफाफ होना चाहिए। बड़े मासूम से मौक़िफ़ हैं उनके। आपको क्या लगता है कि ये जुमले क्या कोई बड़े नए हैं, इनका बड़ा कोई खास देखिए, ये वही जुमले हैं जो हर दौर में हर हुकूमत और अपोजिशन बोलती रही है।
खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि इलेक्शन में जो सेनेट की सीट की कीमत 50 से 70 करोड़ तक चली गई है। फिर सिंध में क्या हुआ आपके सामने है, बलूचिस्तान में क्या हुआ, अब्दुल कादर साहब को दिया गया टिकट, उसके बाद अपोजिशन हुई, उनको टिकट, फिर उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो वहाँ से जाके खड़े हो गए। इसी तरह अपना सिंध में जो टिकट दिया गया वो पीटीआई के लोगों ने खुद कहा ये 35 करोड़ में जो सीट है ये बिकी है। तो ये सब शफाफ चीज़ें तो सामने नज़र आ रही है ना। अब इसमें फर्दर शफाफियत क्या चाहते हैं आप? अब बात यह है कि उसका सबसे आसान तरीका तो यही था कि आप जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके तहत खुद ही फैसले कर लेते, जैसे पंजाब में किया है ऐसे बाकी सूबों में बैठ के कर लेते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे अभी आपने भी कहा है कि शायद खाकान आबद लतीफ़ हुसैन साहब ने कहा है या बाबर रवान है, ये करने वाले कौन है? ये हुकूमत में जो लोग बैठे हैं ये शफाफ इलेक्शन को शफाफ बना सकते हैं ना। अपोजिशन तो नहीं कर सकती इस बात को। लेकिन इस वक्त मैं जो समझता हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में मैच ड्रॉ हो गया है। लेकिन कुछ कल मैंने काफ़ी सुन रहा था मुख्तलिफ टॉक शोज़ वगैरह, तो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये भी कहा गया है कि हुकूमत की इसमें प्रेस्क्राइब भी हुई है इसलिए कि हुकूमत को शायद ये काम करना ही नहीं चाहिए था, ये रेफरेंस आगे भेजना ही नहीं चाहिए था, और फिर मल्टीपल डायरेक्शन पे ये काम नहीं करता, हर तरफ से महाज नहीं खोलने चाहिए थे, रेफरेंस भी भेज दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, आप इलेक्शन कमीशन में भी चले गए। तो ये सारी चीज़ें फ़्लो के साथ चलती रहती, तो शायद आज ये सूरत देखने में ना होती, वो जग हंसाई ना होती। जैसे फैज़ रहमान साहब भी कहते कि एक नॉन इशू पे आपने सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ दी, वहाँ से जजेस की राय ली, तो ये तो आप अपने सियासतदान बैठ कर भी ये बात कर सकते हैं। यही बल्कि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इलेक्शन में जो करने वाली है, देखने वाली है ना, वो ये है कि अब देखिए पंजाब का फैसला हो गया, कल के में और बलूचिस्तान में और सिंध में क्या होता है ये भी आज आपको आ जाएगी। लेकिन असल चीज़ ये है वो है यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब के कंटेस्ट का, वो पहले फैज़ साहब ये जुमले मैंने आपके सामने रखे हैं, दयानतदारी से इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रही है हुकूमत। फवाद चौधरी कहते हैं इदारों की मजबूती से मुल्क मुस्तहकम होगा, लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं इंतखाब शफाफ होना चाहिए। आखिर ये कौन से ऐसे जुमले हैं जो इस इलेक्शन में आके कोई बड़ी अहमियत के हामिल हो गए और बड़ा अपना तासुर छोड़ेंगे? फवाद चौधरी साहब माकूल आदमी हैं और अमूमन मैंने देखा ही है कि वो बहुत ज़्यादा मसलहत आमेज़ी से काम नहीं लेते। एक जो उनके दिल में बात है जिस पर यकीन रखते हैं वो कहते हैं। इन्होंने जो बात की है थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई है इस बात से कि इदारों को मजबूत होना चाहिए। देखिए, इदारों को मजबूत अगर होना चाहिए था तो आप जो आइन में जो लिखा लिखाया था उसको मान लेते ना, आला तरीन अदालत को आप ये इस तरह से इस डिबेट में लेके आते, इस डिस्कशन में लेके आते, जिससे कि ज़ाहिर है कि देखिए मैं और आप शायद है हम लोग ओपनली कुछ नहीं बोल सकते, तौहीन अदालत लग जाएगी, लेकिन ड्राइंग रूम्स में, लिविंग रूम्स में, डाइनिंग रूम्स में और रेस्टोरेंट्स में बैठ के लोग बातें करते हैं। वहाँ पर आप कोई किसी पर कोई तौहीन अदालत नहीं लगा सकती, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। अगर हो रही हो तो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये अगर आप इदारों की मजबूती पर, उनकी एहतराम पर, उनके तक़द्दुस पर, उनकी अथॉरिटी पर यकीन रखते हैं तो आपको ये चाहिए था कि आप इन इदारों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इट्स एन इदारा, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, अटॉर्नी जनरल को आपने उसमें शामिल किया। तो जब आपने तमाम इन इदारों को घसीट के इस बहस में शामिल किया है और लोगों के मुंह खुलवाए हैं, और ज़ाहिर है जब लोग बोलते हैं तो फिर हर तरह की बातें करते हैं, तो ये तो खुद इनकी अपनी हुकूमत की मैं समझता हूँ कि एक नाकामी है कि आप इस मामले को इस तरह से, इस लेवल पर लेकर आकर आपने इस तरह से एक्सपोजर दिया है। अच्छा, जहाँ तक अब अपोजिशन के पास, मैं 100% एग्री करता हूँ हमारे सिद्दीकी साहब से, बिल्कुल सही बात की कि भाई इख्तिदार में तो आप हैं, आप जो बात करेंगे इस हवाले से, जो भी प्रोसेस के हवाले से, आपकी बात में ज़्यादा वजन होगा और आपकी स्क्रूटनी ज़्यादा की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी जो बयान देंगे वो सियासी बयान देंगे, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता, उनके पल्ले से कुछ नहीं जाता, वो जो चाहे कह सकते हैं सियासत के बारे में और उस पूरे प्रोसेस के बारे में, क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं है। यही हाल लतीफ़ खोसा साहब का है। लेकिन बात दरअसल ये है कि इस वक्त आप ये देखें कि इससे हुकूमत क्या मकासद हासिल करना चाहती है और आपकी अपोजिशन क्या मकासद हासिल करना चाहती है। इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक बहुत बड़ा एक सियासी खेल था, एक सियासी जुआ था जो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए खेला गया, और इसमें कुछ मकासद थे जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स ने हासिल करने की कोशिश की है। आप
कल या परसों पूरा अंदाजा हो जाएगा कि हुआ क्या है। चले, मैं लेकिन थोड़ा सा आगे जाना बॉटम चाहता हूँ लाइन वही जिसका जिक्र सिद्दीकी साहब ने कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद के हवाले से सेनेट इलेक्शन जो है वो अच्छी खासी अहमियत का हामिल है। और उसका अगर मैं जिक्र करूं तो दो नाम हैं, यानी एक नाम तो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, और दूसरा नाम है हफीज़ शेख का जो हालिया वज़ीर भी हैं उनके ख़जाने के हवाले से, और बहुत सारे वज़न उनके पास कलमदान रहे। लेकिन मैं ज़रा सिद्दीकी साहब से पहले आगाज़ करता हूँ। सिद्दीकी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं अरकान कौमी असम्बली की हमायत पर मशकूर हूँ, अपोजिशन की कामयाब हिकमत अमली से वज़ीर आज़म पार्लिमान में डेरे लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जानब एक, और हालांकि एक बड़ी अहम बात है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से भी हेल्प मांगी है, यानी उन्होंने वाज़े तौर पे ये जुमले कहे हैं। वज़ीर आज़म असेंबली के मेंबर है ना, इसलिए उनसे हाँ, हमायत मांगना उन्होंने बोला पार्लिमानी अरकान के नाम खत में लिखा मुल्की सियासत यकजहती की मुतकादी है, उम्मीद है मेरे किरदार को देख कर फैसला किया जाएगा। और सेनेट इंतखाबात में PDM उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर आज़म से हमायत मांग ली। तो कैसे देख रहे हैं ये यूसुफ रज़ा गिलानी का ये जैसे अभी फैज़ रहमान साहब भी बात करते हैं, हमने भी ये बात की कि हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, ना करेंगे। हम अब तक जितनी भी बातें करें हम वो बातें करें जो कल से TV पे चल रही हैं, और मुख्तलिफ माहिर जो कानून लोग हैं उनकी राय का हम यहाँ पे अदा कर रहे हैं, उनकी राय का ही इजहार करें। अब देखिए, देखा जाए इस वक्त तो सेनेट का इलेक्शन पूरे का पूरा एक साइड पे है, और इस्लामाबाद से हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कॉन्टेस्ट जो है एक साइड पे है। बिल्कुल PDM जो भी अपोजिशन है उसकी पूरी कोशिश है, उन्होंने बहुत सोच समझ के एक ऐसा जो ना सियासी खिलाड़ी मैदान में उतारा है जो एक काफ़ी हद तक नॉन कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नून लीग वालों को भी बड़े काम किए, पीपल्स पार्टी वालों के बड़े काम किए, और वो काफ़ी हद तक इवन MQM में भी वो गैर पॉपुलर नहीं है। मतलब वो एक जिसको आप कहते थे ही वाज अ वेरी काइंड टाइप ऑफ अ पर्सन, मतलब ये नॉन कंट्रोवर्शियल रही हैं काफ़ी हद तक। ये बहुत लोगों से भी मैंने ये बात सुनी है। अच्छा, अब हफीज़ शेख साहब का सियासी किरदार कोई नहीं। चलें, अगर आप बोलें तो मैं हफीज़ शेख साहब के भी गुफ्तगू थोड़ी सी आपके सामने रख दूं। कहते हैं मेरा खानदान 70 साल से कौम की खिदमत में मसरूफ़ है, 3 बार सेनेटर मुंतखब हुआ, बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन किया है। सर, हमारे मुल्क में जो भी सियासतदान होता है ना, वो तो कहते हैं मेरी पिछली 7 नस्लें जो है ना वो खिदमत कर रही हैं मुल्क की। ये कोई नई बात नहीं है, हर आदमी वहीं से शुरू करता है। मैं ये कहता हूँ उनका सियासी कैरियर नहीं है, सही, वो एक टेक्नोक्रेट हैं। अगर वो टेक्नोक्रेट की सीट पे आते तो शायद ज़्यादा बेहतर और हालिया हुकूमत में तो बिल्कुल, और हालिया हुकूमत में बड़ा था तो अच्छा फिर दूसरी बात ये है कि हमारे लोगों के जहन में मतलब एक आम आदमी ये सोचता है कि राणा साहब के साथ मेरी कितनी एक्सेस है, और अब जो 12,000 किलोमीटर दूर फैज़ रहमान साहब बैठे हैं उन तक मेरी कितनी एक्सेस है, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ तो किसी सेक्रेटरी को मिलना, या किसी DSP को मिलना, किसी SP को मिलना, या किसी सेक्शन अफसर को मिलना, या FBI किसी अफसर को मिलना इतना मुश्किल है। तो आप कहाँ एक ब्यूरोक्रेट्स को, फिर कहाँ एक टेक्नोक्रेट्स को, कहाँ एक इतने बड़े जो है माहिर माशियात को मिलना, और फिर ये सारी चीज़ें आपके सामने। तो यूसुफ रज़ा गिलानी को मैं समझ एक सिंपैथी है। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ईवान में हुकूमत की अक्सरियत उस तरह नहीं है जिससे हुकूमत बेबांगे दहल कह सके कि हाँ भाई ये हमारा बंदा जीत जाएगा। अब देखिए 159 160 की सीटें हैं, 12 जो सीटें इत्तेहादियों के ना, डेट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ये क्यों इतना हुआ है कि सीक्रेट हो, ओपन बैलेट हो, कहीं ना कहीं तो दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला है। अब यहाँ इस वक्त आज के दिन कोई ये राय नहीं दे सकता कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। बड़ी अहम मेरे पास इस हवाले से भी गुफ्तगू है, लेकिन मैं ज़रा फैज़ साहब से भी राय जान लूँ। फैज़ साहब, 2 शख्सियात हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो जो हैं उन्होंने तो वज़ीर आज़म से भी हेल्प मांग ली है, हमायत मांग ली है, और अरकान कौमी असम्बली का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। लेकिन वो जो हैं हफीज़ शेख, वो कहते हैं, वो बयान कर रहे हैं अपनी शख्सियत के बारे में कि मेरा ख़ानदान 70 साल से कौम की खिदमत में मसरूफ़ है, 3 बार सेनेटर मुंतखब हुआ, बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन किया। तो कैसे देख रहे हैं ये बयानात और दोनों कैंडिडेट्स और ये मुकाबला? देखिए राणा साहब, इसमें ये जो इलेक्शन है सेनेट का इस्लामाबाद का माफ़ कीजिएगा जी, इसका ताल्लुक तक से, सियासत से, अच्छाई बुराई से,
किसी कैंडिडेट के किरदार से, उसके बैकग्राउंड से नहीं है। ये 100% प्रैक्टिकलिटी, प्रैग्मेटिज्म और पावर प्ले से है। सही। और इसको अगर आप उस तरह से आप एनालाइज करें तो मैं एक सेफली ये पेशिंग गोई कर सकता हूं कि हफीज शेख साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे। सही। इसीलिए जो सीक्रेट वाला मामला है ये इनके हक में भी जाता है, हुकूमत के, कि अगर ये सीक्रेट बैलेट होती है तो जो वादे वईद उनके साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ होते हैं वो यहाँ पर इनके काम आ जाएगा। अच्छा, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि हफीज शेख साहब जो एक इस्लामाबाद में जो आम तौर पर जो एक एनेक्डोट है जो कहा जाता है वो ये कि जब वो वजीर ख़जाना बने थे या जब मुशीर ख़जाना बने थे तो ब्रीफ केस लेके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में गए। उन्होंने कहा कि आई एम योर न्यू एडवाइज़र फॉर फाइनेंस, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। सही, ये बहुत बड़ा इशारा है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के नहीं है। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त जो सिचुएशन है, उनकी हुकूमत, मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल कम से कम, ये 5 साल अपना पूरी टर्म अपना पूरी करेंगे। उसकी वजह ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़मीनी हक़ाइक़ और आसपास की रीजन की सिचुएशन, इंटरनेशनल हालात वगैरह, खुद आपके अंदरूनी हालात से है। तो अब अगर जो पावर्स दैट बी अगर ये फैसला करते हैं कि इनको 5 साल पूरे करना है, और हफीज़ शेख साहब उनके एक बहुत अहम आदमी हैं पूरी इस्टेब्लिशमेंट के, एक पूरे हमारे मुक़्तदिर हल्कों के, तो उन जितना लाजिम है। और उनका जितने, अगर वो हार गए तो उसी दिन आपकी हुकूमत ये तस्वुर की जाएगी कि वो गिर चुकी है, क्योंकि उसके बाद एक्चुअली एक फाइनेंस मिनिस्टर का हारना, एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर का हारना इस्लामाबाद से, इट्स एन इफेक्टिव। यानी आपको ये लगता है कि उनकी जो सूरत हाल है, आपकी राय में हफीज शेख की जानिब ये वोट चला जाएगा या सीट वोट चलाएगा? ये है, उसकी वजह ये है कि ये फैसला इस पे नहीं होगा। ये जो आप सब लोग जो देख रहे हैं छोटी मोटी वीडियोस, ये सिर्फ बार्गेनिंग चिप्स हैं। ये सिर्फ बार्गेनिंग, इनको एक एक कॉल जाएंगी, इनको अभी से बातचीत हो जाएगी तो आप देखिएगा सब बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने बोला है, बार्गेनिंग चिप्स। इस पे बहुत गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मेरे पास महदूद वक्त है, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। फैज साहब, मैं आपकी जानिब भी फैज़ रहमान साहब ने एक ऐसी बात कर दी है कि उससे आगे बात ही नहीं हो सकी कि उन्होंने ब्रीफ केस उठा के कहा जाके कि आई एम योर न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। उस पे बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन नहीं की जा सकती, उनकी राय है, मैं उस पे तबसरा नहीं करूंगा। सिद्दीकी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। वज़ीर अब ये वाकया कंफर्म करते हैं आप जी? ये बात कंफर्म करते हैं कैसा ही हुआ था? नहीं, मैं नहीं इस बात को कंफर्म करता, लेकिन मैं ये आपकी बात से ये नहीं, वो वर्ड जो आपने मुलाकात का बोला वो वैसा ही था, वो तो वजीर आज़म ने खुद कहते रहे, लेकिन वो मजीद तफसीलात में बाद में चले जाएंगे। मुझे जरा सिद्दीकी साहब से पूछना है कि वजीर दाखिला को बहुत यकीन है, वो कहते हैं अरकान खाना कहीं से भी खाएंगे तो वोट हमें देंगे, वोट हफीज शेख को देंगे। देखिए जी, इस वक्त जो हुकूमत को सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हुकूमत का मौका, जो हुकूमत के सही स्पोक्समैन है, वो मैं समझता हूँ वज़ीर दाखिला ही है। किस दौर में नहीं रहे, वो हमेशा रहे, रेलवे रही, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं माशाल्लाह, कि मैं उनको पिछले 40 साल से जानता हूँ। मेरा उनसे काफ़ी, मतलब मेरे मलेदार भी हैं, वो हमारे पिंडी से बिल्कुल, आपका तो वक्त गुजरा, आपके और मेरे ताल्लुकात, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी मेल मुलाकात भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, और उनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल भी होती है। लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे मैं ये कहता हूँ कि मैदान से उतरने से पहले दोनों पार्टियाँ जीती हुई होती हैं। जब रिजल्ट आता है तो एक ने हारना है। अब यहाँ भी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट और इतना सस्पिशियस बना दिया गया है चीज़ों को कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। सीक्रेट बैलेट है, ओपन बैलेट है। अब देखें कराची में 3 जो है वो अगवा हो गए। अब देखिए उसकी तरतीब भी आ गई, उनके अपने भी वीडियो पैगाम आ गए। मैंने कल देखे, उन्होंने कहा जी हमारे काम नहीं किया, वोट नहीं देंगे। एक और MNA है कराची से, उन्होंने कहा जी हमने साफ कहा, जमात की जानिब से भी अच्छे खासे उन्होंने साफ कहा कि मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा। एक और MNA ने कराची से बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात की। अब जब ये सिचुएशन होगी, सीक्रेट बैलेट होगा, तो हुकूमत सीक्रेट बैलेट से क्यों घबरा रही थी अगर हुकूमत की फेवर में ये बात जाती है, और अपोजिशन सीक्रेट बैलेट का क्यों कह रही है कि उनकी फेवर में ये बात जा रही है? तो बात ये है कि 1, 2, 3 वोटों से मामले ने आगे पीछे होना है। इलेक्शन तो 24 घंटे रह गए हैं, 24 घंटे में फैसला आ जाएगा। अब आप क्या कहेंगे जो सूरत हाल है, यानी वज़ीर दाखिला को वाकई ये यकीन है कि खाने कहीं और से खाए जाएंगे, वोट हफीज शेख को ही मिलेगा, लेकिन बात जो नईम सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि वाकई इख्तलाफात तो वाज़े तौर पर नज़र आ गए। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं हम देंगे नहीं वोट, कुछ कह रहे हैं कि उनके एतराज़ात हैं, और कल
खुर्रम शेर जमान और वो जी। कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया गोंदल। कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अगवा हो गए, हालांकि उनके बयान भी आ गए कि हम अगवा नहीं हुए, कोई ऐसी कहानी नहीं है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल कहीं ना कहीं असरअंदाज तो होगी, उस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, असरअंदाज तो होगी, लेकिन देखना ये है कि देखिए इस वक्त वो अगेन में जो आपसे जो बात की थी खुसूसन इस्लामाबाद के हवाले से, एक बात ये देखिए कि वो जो मैंने कहा वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड ज़रूर है हाफिज शेख साहब का, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त भी एज वी स्पीक अब अपनी हुक्मरान पार्टी की अक्सरियत उनके साथ है। हुक्मरान पार्टी के बिल्कुल। वोट्स जो हैं उनके साथ हैं, तो एक अंडरस्टैंडेबली हम ये समझते हैं कि ठीक है उनके वोट ज़्यादा हैं। और अगर इस वक्त अपोजिशन को ज़्यादा मेहनत करनी है जीतने के लिए बनिस्बत सरकारी पार्टी के। अच्छा, अब इसमें जो ये जो बातें हैं ना, जैसे अब सिद्दीक साहब ने फरमाया कि एक वहाँ कराची के एमएनए साहब है, उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। जरूर ना दें आप, लेकिन वो एक कॉल की मार है, वो एक कॉल की, वो आप और वो आप उनको साहब लेकिन पक्षीराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अहमियत की हामिल तो हर चीज है ना, आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। एक ठाकुर साहब की कॉल जाएगी और वो जो है वो आप देखिएगा दोबारा बिल्कुल लाइन पे आ जाएंगे, और आ चुके हैं कई दफा ऐसी हरकत कर चुके हैं। तो इसका मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त हुक्मरान पार्टी इज इन अ बेटर शेप टू विन मोस्ट ऑफ द सीट्स। एक आध सीट्स का जैसे हमारे फरमा सिद्दीक साहब चलिए ने फिर फरमाया जब आप ये कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आखिरी, बताइए। मेरा यानी महदूद वक्त है मेरे पास, आखिरी में हेडलाइन आपके सामने रखता हूँ। कल मुलाकातें शुरू हो गई, अपोजिशन की भी हो गई, पीडीएम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपोजिशन इत्तेहाद का कर रहे हैं, बाकी मामूलात कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी सामने हैं, लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने भी मुलाकात शुरू कर दी। फैसला पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, उन्होंने भी मुलाकात शुरू कर दी है। चैम्बर में बड़ी तवील नशिस्त हुई है और कामयाबी के इसको जतन कह लें, तैयारी कह लें, जो मर्जी कह लें, और हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कौमी असम्बली के चैम्बर में, और कई मुलाकातें की गई। इन मुलाकातों को फिर कैसे देख रहे हैं? जितने यकीन से आप भी ये कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मुलाकातें, इतना एक्टिव होना, ये सारी की सारी तवील नशिस्तें, ये कोई अहमियत रखती हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा मौका है सेनेट के इलेक्शंस का कि लोगों को ये बताना है कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। आप ये मत समझ लें कि हर कोई हमारी जेब में है, आपको उसके लिए एक एक वोट के लिए मेहनत करना पड़ेगी। और ये दिस इज़ अ गुड हेल्दी एनवायरनमेंट, जो किस तरह से आप सेनेट के इलेक्शन से आप देख रहे हैं कि लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, इनको रीच आउट किया जा रहा है। हाफिज़ शेख साहब ने पार्लियामेंट के इजलास में जाके लोगों के साथ हर एक की सीट पे जाके बात की। आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक नहीं, मेल वो तो है ब्लास्ट ही मारा। अपोजिशन ना, जिस तरह आप कहते हैं ना एक कॉल से बड़े मसले हल हो जाते हैं, तो आपको वो नहीं लगता कि मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आया था या कोई तहरीक अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के हवाले से आई थी, शायद इतनी तहरीक नजर नहीं आई हमें, तो अब तो कुछ है ऐसा। नहीं, वो तो है, लेकिन देखिए ना एट द एंड ऑफ द डे फिर ये कहा जाता है, जैसे वो सही आप हमारे लिए भी तो कुछ करें ना। ठीक है, वो साइन ठीक कुछ है। करेंगे। चले, मैं सिद्दीकी साहब से पूछ ले रहा। सिद्दीकी साहब, ये मुलाकातें वजीर आजम की अच्छी खासी तवील नशिस्तें हुई, कैसे देखिए देखते हैं? साहब, इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से भी लोगों को शिकायत थी और सारे प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं, तो आपको मेंबरों को लगता है शिकायत शायद होती है। वो शिकायत और ग्रजेस ही खत्म किए गए? देखिए सर, मैंने फिर आपको एक बात कहता हूँ, जैसे अभी फैज़ रहमान साहब बात करते हैं कि एक टेलीफोन कॉल जाएगा तो वोट दे देंगे, तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, तो फिर तो वो बात ही हाँ। दूसरी तरफ चली गई। तो मकसद कहने का ये है कि इस वक्त बहुत अवेयरनेस है। नहीं, वो कोई फैज किसी साहब, कोई किसी इसमें कोई शक मैं नहीं है, कहता हूँ, उनकी देखिए शख्सियत, इस उनका वक्त, एक्सपीरियंस, रेफरेंसेस, नहीं नहीं, सारे मैं देते हैं, उनकी राय का लेकिन यहाँ एहतराम पे करता मौजूद हूँ, तो आप हैं, लेकिन आप भी मैं बड़ी समझता करीब से हूँ देख कि रहे हैं। इस वक्त जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पोजीशन है, वो जैसे मैंने पहले कहा ना कि उनके साथ हमदर्दियाँ ज़रूर हैं, कोई उनको वोट दे या ना दे, मतलब उनको कोई ये नहीं कहता कि गलत कैंडिडेट मैदान में उतारा गया है। अगर दोनों कैंडिडेट का अगर सियासी तौर पे आप मुवाजना करें, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर तो हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे, पहले भी थे, ये कोई नई बात तो नहीं है। बात तो ये है कि एज अ पॉलिटिशियन क्या खिदमात हैं और एज अ पॉलिटिशियन क्या कर सकते हैं, और आम लोगों की एक्सेस क्या है। अगर ये जो 343 बंदों ने जो वोट देने हैं, उनमें से कितने लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को बिल्कुल दूर से दे के पहचान सकते हैं और कितने नहीं पहचान। देखिए हमारा एक बरादरी सिस्टम है। अब जैसे अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जहांगीर तनीर साहब से भी रिश्तेदारी है, पगाड़ा साहब से भी रिश्तेदारी है, उनकी हर तरफ से साउदर्न पंजाब में भी काफ़ी तल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कैंडिडेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी साउंड। फैसला क्या आता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सही, लेट्स सी कि क्या फैसला आता है। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। सिद्दीकी साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। फैज साहब, आपकी वक्त, शिरकत और तजिया का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह के